डियर स्टूडेंट, आज आपको इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स में नया चैप्टर शुरू करवाने जा रहे हैं, क्योंकि आपका कल जो है जो ऑपरेस के अनुप्रयोग में लास्ट एक्सरसाइज चल रही थी सन्निकट मान वाली, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान वाली, वो एक्सरसाइज खत्म हो गई थी कल, न्यूमेरिकल उसके बता दिए गए थे। आज आपका नया चैप्टर शुरू होगा। इंटीग्रेशन यानी समाकलन, ये आज आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले आगे ये समझते हैं कि आखिर समाकलन है क्या, इंटीग्रेशन कहते किसे हैं, इस पर पहले हम नज़र डालेंगे, क्योंकि अभी तक हम समाकलन से परिचित नहीं हैं, लेकिन इसके पहले अवकलन हम लोगों ने पढ़ा है। तो अवकलन का ही अपोजिट, उल्टा विपरीत मान लीजिए, अवकलन का ही उल्टा क्या कहलाता है, समाकलन। तो हम अवकलन पढ़ चुके हैं, यानी किसी भी फलन का हम डेरिवेटिव निकालते थे, तो ये दिमाग में हुआ कि जैसे किसी फलन का, फंक्शन का हम डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल करके उसका डेरिवेटिव जो भी आता था, उस डेरिवेटिव के माध्यम से पुनः उसी फलन तक पहुंचना है। अगर ऐसा दिमाग में आया कि अवकलन तो हम जानते हैं, अवकलन हमने पढ़ लिया, उसका डेरिवेटिव किस तरह से करते हैं फंक्शन का वो हम जानते हैं, लेकिन उसी जैसे फंक्शन का हमने डेरिवेटिव प्राप्त किया, उसी डेरिवेटिव के माध्यम से हम पुनः फलन में अगर जाना चाहें, यानी रिवर्स समझ लीजिए, तो ये कहलाता है तो इंटीग्रेशन। यानी समाकलन अवकलन करने पर जो हमें प्राप्त होता है फलन, उस फलन का अगर समाकलन किया जाएगा तो समाकलन की वही फलन आएगा जिसका हमने अवकलन किया। तो इसको आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। बात इसमें कुछ नहीं है, केवल समाकलन जो है अवकलन के माध्यम से ही बना है। इसकी आवश्यकता ये इसलिए पड़ी, हम बता रहे हैं कि जैसे किसी फलन का आपने, मान लीजिए फलन है, इसका आपने अवकलन किया, मान लीजिए डेरिवेटिव पर हमारा क्या प्राप्त हुआ, x प्राप्त हुआ। तो अगर हम इसका समाकलन करेंगे जो हमें प्राप्त हुआ है, तो इससे हमारा पुनः क्या वो फंक्शन प्राप्त हो जाएगा जिससे हमें x प्राप्त हुआ। तो ये कहलाया हमारा इंटीग्रेशन, इसको अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहते हैं। अब इंटीग्रेशन के प्रकार देखिए, समाकलन दो प्रकार के होते हैं। आपने अवकलन पढ़ा है, अवकलन के फार्मूले के प्रयोग से ही समाकलन बनेगा। ये समझ लीजिए कि किसी फंक्शन का हम जब अवकलन करके अवकलन प्राप्त करते थे, जो भी अवकलज प्राप्त होता था, उस अवकलज के माध्यम से पुनः हमें वही फलन प्राप्त करना है, रिवर्स जाना है, तो उसके लिए किसका उपयोग किया गया, समाकलन का। तो जाहिर सी बात है कि अवकलन में जो फार्मूले यूज हुए हैं, जो हम पढ़ चुके हैं अवकलन में, उन्हीं फार्मूलों का उपयोग इसमें समाकलन में भी होगा। तो समाकलन दो प्रकार के होते हैं। इसका सिंबल देखिए, इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है। जैसे आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, उसका सिंबल क्या होता था, d/dx, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, और ये आपका इंटीग्रेशन का सिंबल है। ये सिंबल लगाएंगे इंटीग्रेशन में, और किसी भी फलन का जब इंटीग्रेशन प्राप्त करेंगे, तो उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसमें एक विशेष चीज ध्यान देने वाली है कि किसी भी फलन का अगर हम समाकलन करेंगे तो उसके साथ एक सी सिंबल, सी मान जोड़ा जाता है, जो अचर होता है उसका इससे कोई मतलब नहीं होता, इंटीग्रेशन की वैल्यू पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वो इसलिए जोड़ा जाता है कि किसी फलन का हमने मान लीजिए अवकलन किया, तो अवकलन करने पर उसकी क्या हमें प्राप्त होता था वो हम लिखते थे। जैसे किसी भी फलन का हम मान लीजिए x का हमने अवकलन किया है, x का
जो भी प्राप्त हुआ तो उसके साथ अवकलन करने पर ये आया। और समाकलन की स्थिति क्या है, यहाँ हम जिसका भी आपको समाकलन करेंगे dx, अगर dx लगा है तो x वाला फलन होगा साथ में, यहाँ dy भी हो सकता है तो यहाँ फलन dy होगा। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके साथ जो भी इंटीग्रेशन फलन आएगा उसके साथ ये c जोड़ा जाएगा प्रत्येक न्यूमेरिकल में। और किस किस में जोड़ा जाता है, क्योंकि हम इसके दो प्रकार बता रहे थे, तो इसके जो दो प्रकार होते हैं एक होता है निश्चित समाकलन और इसके पहले होता है अनिश्चित समाकलन। ये दोनों प्रकार आपको थोड़ा समझना है। इंटीग्रेशन का सिंबल ये है, इस सिंबल के अंतर्गत दो चीजें आएंगी, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। निश्चित किसे कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल। अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल और इसको क्या कहलाएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल दोनों में आप फर्क समझिए। दोनों में फर्क क्या होता है, जनरली पहले शुरुआत में जो आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे वो आपके अनिश्चित समाकलन के ही आएंगे। तो अनिश्चित समाकलन में क्या होता है, ये सिंबल रहेगा dx होगा, यहाँ x क्यूब में फलन दिया होगा, अगर यहाँ dy होगा तो यहाँ y क्यूब में फलन दिया होगा, इस तरह से आएगा। इसका हम क्या करेंगे, समाकलन। समाकलन कैसे करेंगे उसको हम अभी आगे बताएंगे। अभी आप केवल ये समझिए कि निश्चित समाकलन क्या है और अनिश्चित समाकलन क्या है। तो ये तो हुई अनिश्चित समाकलन की बात। इसके बाद हम चलते हैं निश्चित। तो निश्चित समाकलन का जो रूप होगा सिंपल यही होगा, फलन भी इसी तरह के दिए रहेंगे लेकिन इसमें लिमिट जरूर दी रही होगी। निश्चित समाकलन में क्या दी रही होगी, लिमिट। अब वो लिमिट क्यों आती है, क्योंकि जनरली जब हम कोई अनिश्चित समाकलन को हल करते हैं तो उसमें लिमिट नहीं होती। फार्मूलों के हिसाब से जिस फलन का जैसे अवकलन आप करते आए हैं उसी को उल्टा अपोजिट करते जाएंगे तो समाकलन प्राप्त हो जाएगा इंटीग्रेशन। लेकिन कभी कभी जैसे आप ग्राफ में देखें, जरूरत इसकी क्यों पड़ी निश्चित समाकलन की, ग्राफ में अगर हम इस तरह के कुछ बना दें, यहाँ ट्रायंगल बना दें या सर्कल बना दें, तो अगर इसका एरिया ज्ञात करना हो या आयतन ज्ञात करना हो तो ये तो हम कर सकते हैं अनिश्चित समाकलन की तरह से। लेकिन अगर इस तरह का कोई फिगर बना दिया जाए, इस तरह का या इस तरह का फिगर बना दिया जाए, इसी में मान लीजिए ऐसा फॉर्मूला बना दिया जाए और दूसरा फॉर्मूला मान लीजिए इस तरह के यहाँ से जाता हुआ बना दिया जाए, तो इस तरह की जो फिगर आते हैं इनका जो ये क्राइटेरिया बनता है, इस एरिया का अगर हमें कुछ निकालना है तो इसके लिए हमें लिमिट की आवश्यकता पड़ेगी। इसको हम बिना निश्चित समाकलन के हल नहीं कर सकते। तो निश्चित समाकलन में लिमिट दी रहेगी और इस तरह के ग्राफ भी आपको दिए रहेंगे। सवाल न्यूमेरिकल में लिख के आएगा कि किस तरह से इसको हल करना है, एरिया किसका निकालना है, किस तरह का फिगर है। भैया फॉर्मूला दो फॉर्मूला भी हो सकते हैं, उनके बीच का जो एरिया है ज्ञात करने के लिए आ जाएगा। ये जो शेप बन रहे हैं इन शेप के एरिया या वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए आते हैं और उसमें लिमिट दी रहती है। तो ये कहलाते हैं आपकी निश्चित समाकलन और ये हुआ आपका अनिश्चित समाकलन। तो अभी तो हम केवल समाकलन से परिचित हुए। समाकलन दो प्रकार का होता है, एक होता है अनिश्चित समाकलन, एक होता है निश्चित समाकलन। समाकलन की जो हमने परिभाषा बताई, समाकलन वह विधि है जिस विधि के द्वारा अवकलित फलन के माध्यम से पुनः उसी फलन पे पहुंचा जाए, वो विधि समाकलन की विधि कहलाती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत डेरिवेटिव फंक्शन के माध्यम से पुनः हम फंक्शन पे पहुंचे। रिवर्स समझ लीजिए इसको
तो ये कहलाता है समाकलन। इंटीग्रेशन के टू टाइप बताए हमने, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बता चुके हम और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में हम आपको बता चुके। अब आपको इंटीग्रेशन के बाद किसी भी फलन का अगर इंटीग्रेशन करना है तो उसमें आपको सी जरूर जोड़ना है, जो हमने मान बताया है। ये सब में जोड़ना है क्योंकि अवकलन में हमने इसको नहीं पढ़ा, लेकिन हो सकता है कि अवकलन में इसका मान के चलेंगे कि इसका अवकलन करने पर, डेरिवेटिव करने पर इसका मान 0 हो गया हो, क्योंकि अचर का मान 0 हो जाता है उसमें। तो ये देखना पड़ेगा कि हमें इसको अनिश्चित समाकलन में इसको सब में जोड़ना है, जो भी इसका इंटीग्रेशन आएगा। और निश्चित समाकलन में पहचान ये है कि इस तरह की शेप बन के आएंगे आपको, इस तरह की शेप में आपको एरिया या वॉल्यूम का कायदा निकालने के लिए दिया जाएगा। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। अब इसकी आगे थोड़ा ये जानकारी कर लेते हैं कि आखिर समाकलन में किस तरह के फार्मूलों का प्रयोग किया जाएगा। अभी आपने अवकलन में जो फार्मूले देखे हैं, तो अवकलन के फार्मूले जिस तरह से थे उसी तरह से आपको इसके फार्मूले देखने को मिलेंगे इंटीग्रेशन में भी। तो इंटीग्रेशन में हमें देखना कि किस तरह के फार्मूलों का प्रयोग किया गया है। हम आपको फार्मूले थोड़ा सा लिख के बताते हैं, बाकी आप अपनी बुक से इन फार्मूलों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनको। हम एक दो आपको बता दे रहे हैं। जैसे आपने देखना d/dx की अवकलन पढ़ चुके हैं, आपने sin x का अवकलन पढ़ा, cos x, d/dx cos x का अवकलन आपने पढ़ा, माइनस का sin x। ठीक, अब इंटीग्रेशन देखिए, इसी का इंटीग्रेशन देखा जाएगा। हमने यही बताया था कि समाकलन अवकलन का जस्ट उल्टा है, रिवर्स है। यानी अवकलन करने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ है डेरिवेटिव, अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो हमारा मान जो फलन दिया था जिसका डिफरेंशियल करना था वो प्राप्त हो जाएगा। तो फलन क्या था? sin x, इसका डेरिवेटिव क्या है? cos x। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या बताई कि इंटीग्रेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत डेरिवेटिव के माध्यम से पुनः उसी फलन को ज्ञात करना है। तो इंटीग्रेशन में देखिए, अगर इंटीग्रेशन हम निकालें cos x dx का, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? sin x। इसी तरह इसको देखिए, अगर sin x का हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, माइनस साइन लग जाएगा, तो sin x का इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा, क्या आएगा? फलन क्या है? cos x आएगा। क्योंकि इसमें माइनस लगा है तो माइनस इसमें भी आगे, क्योंकि आगे माइनस लगेगा, माइनस से sin x है तो माइनस sin x माइनस cos x आ जाएगा। लेकिन इनके साथ ये जरूर जोड़ना है जो हम पहले आपको बता चुके हैं, c। तो c आपको सभी में लगाना है। तो आपने समझा होगा कि अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है। परिभाषा भी आपको हमने बता दी, किसी भी फलन का अवकलन करने के बाद जो अवकलज प्राप्त होता है, अगर उस अवकलज के माध्यम से हम पुनः उसी फलन में पहुंचना चाहें तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? इंटीग्रेशन। यानी अवकलज डेरिवेटिव का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पुनः वही फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। आप इन फार्मूलों के माध्यम से देखिए कि आपका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में जितने फार्मूले आपने डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं, जो भी फार्मूले आपने पढ़े हैं, वही फार्मूले आपको इस तरह से इंटीग्रेशन में यूज होंगे। सारे के सारे फार्मूले आप पढ़ चुके हैं, उन्हीं फार्मूलों से आपको इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले बना लेने हैं और बन भी जाएंगे इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले। इसके बाद आपको एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल दिए रहेंगे, वो न्यूमेरिकल किस तरह से हल करने हैं, इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपको इसके न्यूमेरिकल हल करने हैं। स्टार्टिंग में जिस तरह से आपने अवकलन में पढ़ा था, अवकलन करने में स्टार्टिंग में छोटे छोटे फलन दिए गए थे, उसी तरह से स्टार्टिंग में
आपको इंटीग्रेशन के भी छोटे छोटे फलन मिलेंगे और उनको आपको अवकलन करना पड़ेगा। कुछ फार्मूले इसके और नोट कर लीजिए, जैसे हम पहला फार्मूला बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा फार्मूला आपका अगर x पावर n dx है इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आएगा x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन में आएगा। और इसके बाद आपका है sec स्क्वायर x dx, तो इसका आएगा tan x प्लस c। इसी तरह आपका sec x इंटू tan x है तो इसका आएगा sec x प्लस c। तो इस तरह से जितने भी फार्मूले आपके बुक में दिए भी गए होंगे, जो आपने अवकलन में पढ़े हैं, वही अवकलन में क्या पढ़ते थे, अगर इसका अवकलन tan x का निकालना होता था तो sec स्क्वायर x आता था, अगर sec x का अवकलन निकालना पड़ता था तो sec x tan x आता था। तो इस तरह से आपके फार्मूले हैं। तो आज आपको केवल इंट्रोडक्शन समाकलन कर दिया गया है इंटीग्रेशन का, कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, कहाँ किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, समाकलन कितने प्रकार का होता है, समाकलन का सिंबल क्या है, हल करते समय उसमें c को क्यों जोड़ा जाता है, ये जोड़ना है निश्चित और अनिश्चित, दो तरह के समाकलन होते हैं। फार्मूले भी हमने आपको बता दिए, जो आपने अवकलन में फार्मूले यूज किए हैं वही फार्मूले आपके समाकलन में यूज होंगे, बस उल्टा रिवर्स चलना है। जो हमने बताया है कि इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन हमने बताई है वह प्रोसेस जिस प्रोसेस के तहत डेरिवेटिव के माध्यम से हम पुनः उसी फंक्शन पर पहुंचते हैं, वो आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। आपको समझा के भी बता दिया गया है। तो अब आप भली भांति इंटीग्रेशन से परिचित हो गए होंगे। अब परिचित होने के बाद अब आपको आगे इसके न्यूमेरिकल किस तरह से हल करने हैं उसको थोड़ा आप देख लीजिए। फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे फलन आएंगे, आएगा x पावर 6 dx, इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या करेंगे, फार्मूला देखेंगे ये है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, x पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 और प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन कहलाएगा x पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। तो पहले बेसिक फार्मूलों को आप इस तरह से हल करेंगे और हल करने के बाद अगली जो पहली इसकी एक्सरसाइज है उसमें तो आपके साधारण छोटे छोटे फार्मूले इस तरह के आप हल करके देखेंगे, केवल फार्मूलों पर आधारित है। इसके आगे आपको इंटीग्रेशन में बड़े बड़े पार्ट भी बनकर आएंगे। जैसे आपने डिफरेंशियल में पढ़ा था, पहले छोटे छोटे फलनों का अवकलन किया, फिर उसके साथ संयुक्त फलन आ गए। संयुक्त फलन में आपकी प्लस माइनस और फिर मल्टीप्लाई में भी दो फलनों का अवकलन आपने पढ़ा। इसके बाद भाग के रूप में भी दो फलन दिए रहते थे तो उनका फार्मूला आपने हल किया। सेम इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी आपको सभी तरह के फार्मूले मिलेंगे। जितने आपने अवकलन पढ़े हैं वही फार्मूले आपको इंटीग्रेशन में यूज करने हैं, लेकिन वो होंगे उसके अपोजिट उल्टे, अंतर रहेगा। अब जैसे आप अवकलन में आप देखते रहे कि जो फार्मूला आपने बताया था, अगर दो फलन आपके दिए हों f1x या f2x, अगर दो फार्मूले दिए हैं डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो हम किसी को भी फर्स्ट या किसी को भी सेकंड मान के हल कर लेते थे फार्मूला था। लेकिन इंटीग्रेशन का फार्मूला भी है फर्स्ट सेकंड का, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें कोई कंडीशन दी रहती है। कंडीशन के तहत ही हम फलन को फर्स्ट या सेकंड मान सकते हैं, स्वेच्छा से किसी को फर्स्ट या सेकंड नहीं माना जा सकता उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो स्टार्टिंग में शुरुआत में आपको बेसिक फार्मूलों के आधार पर एक्सरसाइज दी होगी। तो आज आप उस एक्सरसाइज को करेंगे, अगली कल उसमें हम एक्सरसाइज की आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे किस तरह से। आज आप इन फार्मूलों को जरूर थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, फार्मूले अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए बुक में। इसके बाद आगे हम आपको कल से बताएंगे।